हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कक्षा 12 चैप्टर 10। इसमें बताया जाता है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। हम हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन को पढ़ने के लिए सबसे पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या इसके बारे में अगर देखा जाए तो ये हेलो एल्केन और हेलो एरीन पूर्णतः ऑर्गेनिक रसायन के अंतर यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, जिसको स्रोत के आधार पर माना जाता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे हाइड्रोकार्बन के बारे में अध्ययन करते हैं। हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन के बारे में अध्ययन करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन में हम यहाँ पे देखते हैं कि ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसको HC से भी दर्शा सकते हैं। हाइड्रोकार्बन HC। तो दोस्तों जैसे इसमें बताया जाता है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, अर्थात इसको बोलते हैं संतृप्त और इसको बोलते हैं असंतृप्त। तो संतृप्त में दोस्तों बताया जाता है यहाँ पे एल्केन आता है, इसमें आता है एल्कीन, एल्काइन। दोस्तों जैसा इसमें बताया जाता है एल्केन और एल्काइन में, जैसे इसमें बताया जाता है एल्केन के लिए क्या बताया जाता है कि इसमें जितने भी कार्बन रहेंगे वो उसमें सिंगल बंध आते हैं, यानी बॉन्ड अगर देखा जाए यहाँ पे तो बॉन्ड के आधार पे इसमें केवल सिंगल आते हैं, और इसमें अगर देखा जाए तो बॉन्ड के आधार पे यहाँ पे आपके डबल ट्रिपल ये दोस्तों आते हैं। तो ये जो बॉन्ड होते हैं बॉन्ड कार्बन के मध्य कैसे लगे होते हैं, हम आज इनके बारे में देखते हैं दोस्तों। हाइड्रोकार्बन अगर देखा जाए तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो ये बताया जाता है कि हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से बने यौगिकों को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे इसके पश्चात देखा जाए तो हाइड्रोकार्बन से कुछ उत्पन्न कार्बनिक यौगिक होते हैं जिसको हम व्युत्पन्न हाइड्रोकार्बन कहते हैं। व्युत्पन्न का हाइड्रोकार्बन में और हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, हाइड्रोकार्बन में मुख्यतः कार्बन तथा हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन जो व्युत्पन्न होता है व्युत्पन्न हाइड्रोकार्बन जैसे दोस्तों यहाँ बताया जाता है इसके अलावा क्या क्या होते हैं उसमें, तो उसमें होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन या हाइलोजन हम भी बोल सकते हैं इसको, हाइलोजन। और भी दोस्तों जैसे सल्फर हो गया आपका, और ये फास्फोरस हो गया, कुछ ऐसे तत्व आते हैं जो कि व्युत्पन्न हाइड्रोकार्बन में आते हैं। तो हाइड्रोकार्बन में केवल हाइड्रोजन और कार्बन, कार्बन और हाइड्रोजन, और व्युत्पन्न हाइड्रोकार्बन में इनके अलावा कुछ तत्व शामिल किए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइलोजन और सल्फर, फास्फोरस आते हैं। तो दोस्तों हम आज इनके बारे में देखते हैं, इनके वैलेंसी के बारे में, इनकी वैलेंसी क्या क्या होती है। तो दोस्तों जैसा हम जानते हैं यहाँ पे हाइड्रोकार्बन के आधार पे हाइड्रोकार्बन जैसे दोस्तों तो आप देखते हैं कि आपको क्या होता है कार्बन, फिर दोस्तों होता है नाइट्रोजन, फिर दोस्तों होता है ऑक्सीजन, फिर दोस्तों होता है यहाँ पे नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर, या दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन। इसके बाद दोस्तों हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या देख सकते हैं आपका फास्फोरस। इसके बाद भी हम दोस्तों देख सकते हैं हाइलोजन। तो कहने का मतलब होता है कि इनके जो वैलेंसी होती है, वैलेंसी कितने कितने होते हैं, तो इनके वैलेंसी को देखने के लिए हम इनके बाह्यतम कोष में कुल इलेक्ट्रॉनों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जैसे कार्बन के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 दोस्तों, तो ये 4 हमने बना दिए। नाइट्रोजन में दोस्तों होते हैं 5, तो जैसे इसमें 5 होते हैं तो हम बताते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 दोस्तों, ये क्या हो गया 5। ठीक उसी तरीके से ऑक्सीजन के बाहर देखते हैं दोस्तों, तो 1 2 3 4 5 6
ये कितने होते हैं दोस्तों, 6 लगभग। तो जैसे इसमें बताया गया 2 2 4 2 6। अगर हाइड्रोजन में देखा जाए दोस्तों तो यहाँ कितना होता है, 1 होता है। ठीक उसी प्रकार फास्फोरस में भी कितने होते हैं दोस्तों, 5 होते हैं। तो ये आपका कितना हो गया, 5। तो कैसे कहने का मतलब है आपका 1 2 3 4 और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 5। ठीक उसी प्रकार इसमें देखा जाए दोस्तों, इसके बाहर जितने होते हैं वो होते हैं 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे हमने देखा कि इन एलिमेंटों के या इन तत्वों के बाहरी कोश में कितने कितने वैलेंसी यानी कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी इसी के आधार पे इसमें बताया जाता है कि जो आधार पे देखा जाए तो इसमें कितने बंध बनेंगे, इसमें कितने बंध होंगे, 1 2 3 4। ठीक उसी तरीके से इसमें दोस्तों 1 2 3। तो इस तरीके से दोस्तों अगर ऑक्सीजन में देखा जाए तो ऑक्सीजन में 2 होंगे और हाइड्रोजन में 1 होगा और फास्फोरस में दोस्तों 3 होंगे, 1 2 3। ठीक उसी प्रकार अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन में भी कितने होंगे, 1। तो कहने का मतलब इसमें कितने होंगे, 4 वैलेंसी। जो संयोजकता होती है दोस्तों, संयोजकता वैलेंसी जिसको बोलते हैं, इसमें वैलेंसी 4 होगी, इसमें दोस्तों वैलेंसी 3 होगी, इसमें दोस्तों वैलेंसी 2 होगी, इसमें दोस्तों 1 होगा। और ठीक इसी प्रकार इसमें कितने होंगे, 3 होंगे, इसमें कितना होगा, 1 होगा। तो कहने का मतलब है ये वैलेंसी के आधार पे हमने देखा यहाँ पे कि कितने कितने होते हैं। तो दोस्तों हम आगे चलते हैं इनके बारे में। तो दोस्तों हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन से तथा अन्य तत्वों से बने बंध, यानी कार्बन कार्बन के मध्य तथा अन्य तत्वों के मध्य बने बंध। जैसे देखा जाए यहाँ पे तो ये कार्बन होता है आपका, तो कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती है। तो 4 वैलेंसी होती है तो ये अगर देखा जाए तो इसमें जोड़ सकते हैं हम क्या क्या जोड़ सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, इस तरीके से हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, इस तरीके से हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, इस तरीके से हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ पे एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से भी जुड़ सकता है, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से भी जुड़ सकता है। और एक कार्बन अगर दोस्तों बताया जाए तो एक कार्बन अगर कहा जाए, जैसे एक कार्बन है तो एक कार्बन के मध्य एक कार्बन से एक कार्बन के मध्य दोस्तों, तो वो एकल बंध द्वारा भी, द्वि बंध द्वारा भी और त्रिबंध द्वारा भी जुड़ सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे हमने बताया आपको, ये 2 कार्बन है, 2 कार्बन के 4 वैलेंसी हैं, तो 4 1 मिला दिए तो क्या हुआ, एकल बंध हुआ। ठीक उसी तरीके से कार्बन कार्बन के मध्य दोस्तों 2 बंध भी जुड़ सकता है। तो जब 2 बंध जुड़ेंगे तो सेम वही हो जाएगा दोस्तों, केवल ये दोनों बचेंगे। ठीक उसी तरीके से दोस्तों ये कार्बन है, तो कार्बन का मतलब हुआ कि यहाँ पे दोस्तों ठीक कार्बन कार्बन के मध्य हुआ तो ये 3 बंध भी जुड़ सकते हैं अधिकतम। तो कहने का मतलब है यहाँ पे ये दोस्तों कार्बन कार्बन के मध्य आपका एकल बंध होता है, कार्बन कार्बन के मध्य 2 बंध हो सकते हैं, कार्बन कार्बन के मध्य 3 बंध हो सकते हैं। अधिकतम बताया जाता है दोस्तों कि कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य 3 बंध ही हो सकते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे एक कार्बन क्या होता है कि अधिकतम 4 हाइड्रोजन परमाणुओं को जोड़ सकता है, ठीक उसी प्रकार से एक कार्बन दूसरे कार्बन के मध्य केवल 3 बंध ही बना सकता है। ठीक उसी तरीके से दोस्तों जैसे यहाँ पे कार्बन है तो कार्बन ऑक्सीजन से भी जुड़ सकता है दोस्तों। तो ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6 कहने का मतलब है 6 वैलेंसी होते हैं, 6 होते हैं। तो 6 जब होते हैं तो इसके 2 डॉट खाली हैं, तो यहाँ पे दोस्तों 2 जोड़ सकता है, यानी कि कहने का मतलब है कार्बन ऑक्सीजन के मध्य 2 बंध बन सकते हैं। ठीक उसी तरीके से दोस्तों जैसे यहाँ पे बताया गया है कार्बन और नाइट्रोजन के मध्य, तो ये आपका कार्बन हो गया, ये आपका नाइट्रोजन हो गया। तो दोस्तों ये आपका नाइट्रोजन हुआ तो 1 2 3 यानी कि इसके 3 वैलेंसी होते हैं और इसके 4 होते हैं। तो दोस्तों यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये नाइट्रोजन 3 कार्बन और नाइट्रोजन के मध्य 3 बंध हो सकते हैं, आप 3 बंध बन सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे अब हम कार्बन कार्बन के मध्य हम देखते हैं कि कितनी लंबी श्रृंखलाएं होती हैं या कितनी लंबी ये बन सकती है। कार्बन चैन के बारे में आप अध्ययन करेंगे। कार्बन चैन है क्या, तो कार्बन चैन इसमें बताया जाता है जब एक कार्बन दूसरे कार्बन से लंबी श्रृंखला यानी एक कार्बन से दूसरे कई कार्बन लंबी श्रृंखला में बंद होते हैं या लगे होते हैं, उसे कार्बन चैन कहते हैं। तो जैसे इसमें बताया जाता है कार्बन चैन 2 प्रकार के होते हैं, ओपन चैन और क्लोज्ड चैन। तो ओपन चैन क्या होता है, इसमें जितने भी कार्बन के लगे होंगे या जितनी भी श्रृंखलाएं कार्बन के होंगे लगे हुए वो स्वतंत्र होंगे, और इसमें क्या होते हैं वो कार्बन जो संयुक्त होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते। अर्थात अगर दूसरी भाषा में कह सकें तो इसके अंतिम छोर जो होंगे कार्बन के वो स्वतंत्र होंगे और इसके अंतिम छोर जो होंगे वो लगे हुए होंगे, अर्थात ये बंध बनाएंगे और ये बंध नहीं बनाएंगे। तो ठीक जैसे एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल से हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसे एक कार्बन हो गया, 2 कार्बन हो गया,
ये 3 कार्बन हो गया, ये 4 कार्बन हो गया। तो कहने का मतलब ये देख रहे हैं कि ये वाला लास्ट का कार्बन प्राइमरी कार्बन और यहाँ पे सेकंड लास्ट वाला अंत वाला कार्बन क्या है यहाँ पे स्वतंत्र है, यानी कि एक कार्बन और ये कार्बन दोनों स्वतंत्र है, यानी कि अंतिम कार्बन की जो श्रृंखलाएं हैं वो क्या है स्वतंत्र है। इसके अलावा जैसे इसमें श्रृंखलाबद्ध भी कार्बन होते हैं, तो श्रृंखलाबद्ध का मतलब होता है जैसे आपका ये कार्बन हुआ, ये हुआ, यहाँ पे चला आया, फिर ये कार्बन हुआ आपका, फिर ये कार्बन हुआ यहाँ से। इस तरीके से दोस्तों कहने का मतलब है कि ये कार्बन कई श्रृंखला में हो सकते हैं, ठीक उसी तरीके से। लेकिन अगर देखा जाए दोस्तों तो क्या ये बंद श्रृंखला में है? नहीं। देखिए ये छोर है, या इसको मानिए या इसको मानिए, और अंतिम छोर इसको मान लीजिए, तो ये दोनों क्या है स्वतंत्र हैं। इस तरीके से ये हवा में लटकते हुए कार्बन चैन है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, इसके अंतर्गत आता है आपका क्लोज चैन के अंतर्गत आता है दोस्तों यहाँ पे बेंजीन आइसो। तो जैसे इसमें बताया जाता है बेंजीन में क्या है आपका, देखिए यहाँ पे 6 कार्बन संयुक्त होते हैं। तो 6 कार्बन ये आपके इस तरीके से होते हैं, 6 कार्बन ये पूरी तरह से श्रृंखलाबद्ध हैं। तो श्रृंखलाबद्ध में क्या होता है, देखिए यहाँ पे पूरी तरह से कार्बन क्या हुए घिरे हुए हैं, एक बंध के रूप में बना रहे हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, तो अगर आइसो कार्बन कह दिया जाए, आइसोप्रोपेन आइसो कह दिया जाए, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है आपके, ये आप देख लीजिए यहाँ पे कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे भी क्या है कि कार्बन की श्रृंखलाएं हैं, और क्लोज चैन में कम से कम 3 कार्बन होते हैं। क्लोज चैन में कम से कम 3 कार्बन श्रृंखलाबद्ध होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके कि पूरी घेरे की तरह बने हुए, यहाँ पे भी देखिए पूरा घेरे की तरह बना हुआ है। इनके अंतिम कार्बन कह सकते हैं कि है ही नहीं, और अंतिम कार्बन के बारे में कह सकते हैं कि ये स्वतंत्र होते ही नहीं। देख लीजिए यहाँ पे कोई अंतिम कार्बन माना ही नहीं जा सकता, इसलिए स्वतंत्र नहीं होता।